जय हिंद। तो आज देखिएगा हम देखेंगे क्लास 6 के जिज्ञासा बुक का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है समझिएगा। इस चैप्टर का नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। कहता है कि उचित आहार लीजिएगा, वही स्वस्थ शरीर का क्या होगा, आधार होगा। क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए, मनुष्यों को जीवित रहने के लिए भोजन क्या है, अति आवश्यक है, आहार अति आवश्यक है। तो उसी से संबंधित इस पूरे चैप्टर में हम समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है भोजन का महत्व। अब देखिए, हर एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भोजन का महत्व। क्या जानेंगे? भोजन का महत्व। तो कहता है कि हम प्रतिदिन भोजन करते हैं जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहता है हम प्रतिदिन भोजन करते हैं जो हमारे जीवन का क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला पॉइंट कहता है कि भोजन हमें ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है जो वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। कहता है भोजन ही है जो हमें ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। अब किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो भोजन से मिलता है हमें। और हमारे शरीर को वृद्धि और विकास की आवश्यकता होती है कि हम जैसे जैसे छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, हमारा मसल्स बनता है। तो ये सब में भी महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? भोजन का होता है। अगला पॉइंट है कि विभिन्न राज्यों में पारंपरिक खाद्य पदार्थ। अब देखिए, अलग अलग राज्यों का अलग अलग परंपरा का खान पीन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो कहता है कि विविधता के कारण अलग अलग राज्यों में अलग अलग भोजन खाए जाते हैं। जैसे कि आपको पिछले चैप्टर जैव विविधता में बताया गया है कि जैव विविधता क्या होते हैं। विविधता का मतलब होता है कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग चीजों का मिलना। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि विविधता के कारण अलग अलग राज्यों में अलग अलग भोजन खाए जाते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है कि भोजन की विविधता को प्रभावित करने वाला कारक। आखिर भोजन की विविधता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो जिसमें से सबसे पहले हम जानेंगे कृषि उत्पादन। अब कृषि उत्पादन नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये किसानों से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो है कि खेती के द्वारा वो उगाए गए अनाजों के बारे में बताया जा सकता है। तो कहता है कि देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है। अब आपको पता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों का उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि आपको बताया था जैव विविधता में कि फसलों का उत्पादन में हमारा जो पर्यावरण होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, योगदान होता है। अब जैसा पर्यावरण होगा वैसा फसल का उत्पादन होगा। अब जैसे कि आपको पता होगा धान की खेती करनी है तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। गर्मी का मौसम होना चाहिए, साथ में बरसात का भी मौसम होना चाहिए। उसी प्रकार गेहूं का अगर आपको उत्पादन करना है तो ठंडा मौसम होना जरूरी है। जूट का उत्पादन करना है तो आपको अत्यधिक पानी की आवश्यकता होगी। गन्ना का उत्पादन करना तो अत्यधिक पानी की आवश्यकता होगी। अब पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी वाला क्षेत्र में पहाड़ी वाले फसल होते हैं। ऐसा नहीं कि जो हर जगह होते हैं वही सभी जगह हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार कृषि उत्पादन समझ गए। अगला है स्वाद के आधार पर भोजन की विविधता। अब देखिए, अलग अलग स्वाद के आधार पर अलग अलग भोजन की विविधता होती है। अब हर एक व्यक्ति क्या होता है, अपने अपने स्वादानुसार भोजन खाते हैं। किसी को खट्टा खाना पसंद है, किसी को मीठा खाना पसंद है, किसी को तीखा खाना पसंद है। तो इसीलिए कहता है कि लोगों की पसंद के अनुसार स्वाद के कारण अलग अलग भोजन का सेवन करना, यह भी किसका है, भोजन का विविधता का कारण है। अगला है सांस्कृतिक और परंपराएं। अब आपको पता है कि अलग अलग संस्कृति और अलग अलग परंपराएं के तहत अलग अलग भोजन खाए जाते हैं। अब सांस्कृतिक परंपराएं भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्य में अलग अलग सांस्कृतिक और परंपरा हैं। अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग भोजन को खाया जाता है। जैसे अपने यहाँ छठ पूजा होता है, ठेकुआ खाते हैं, पूरी खाते हैं, लड़ुआ खाते हैं। उसी प्रकार अपने यहाँ पे जब मकर संक्रांति होता है दही चूड़ा खाया जाता है, कहीं पे खिचड़ी खाया जाता है। तो अलग अलग परंपरा होते हैं। इसके साथ ही जो है कि राज्य का अपना अपना एक भोजन भी होता है। जैसे बिहार का भोजन देखते हैं, जैसे कि बिहार के बारे में लिखें कि बिहार का भोजन लिट्टी चोखा है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। साउथ इंडिया में जाएगा तो इडली डोसा सांभर ये सब बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मिलेंगे। पंजाब में जाएगा तो मक्के की रोटी और सरसों की साग मिलेगी। तो यही कहता है कि हर राज्य की अपनी खाद्य परंपराएं होती है। तो इसके कारण भी हम क्या करते हैं, भोजन में विविधता देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बुक का जो है कि तालिका 3.2 जो दिया हुआ है। ठीक है, इसमें तालिका 3.2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं तालिका 3.2 का। तो देखिए, तालिका 3.2 में कहता है कि भारत के विभिन्न राज्यों में कुछ परंपरागत खाद्य पदार्थ। अब ये कुछ बताया गया है कुछ राज्यों का, जैसे कि यहाँ पे राज्य लिख दिया गया है। यहाँ स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें हैं, खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं। यहाँ पे पेय पदार्थ है, उस राज्य वाले लोग क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है पंजाब के बारे में। ठीक है, तो कहता है कि पंजाब में जो स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें हैं वो मक्का है, गेहूं है, चना है, दालें हैं।
ठीक है। वहां पे मक्का की खेती, गेहूं की खेती, चना का और दालें का खेती बहुत ही अत्यधिक किया जाता है। साथ में वहां पे खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थों में जैसे कि वहां मक्के की रोटी बहुत ही ज्यादा खाया जाता है, सरसों का साग बहुत ही ज्यादा लोगों का पसंदीदा होता है, छोले भटूरे वहां पे बहुत ही ज्यादा लोग खाते हैं, पराठा वहां का पसंदीदा खाना में से एक है, हलवा, खीर, ये सब पंजाब के लोग अत्यधिक खाते हैं। वहां पे पिए जाने वाले पदार्थों में से है लस्सी, छाछ, दूध, चाय, ये तो हम लोग भी पीते हैं, फिर भी वहां पे ये सब जो है कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या करता है, लोग पीते हैं। दूसरा राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में जो खेती किया जाता है फसलों का सबसे ज्यादा होता है चावल का, रागी का, उड़द का, नारियल का, ठीक है। यानी कि रागी जिसको हम लोग बिहार में मरुआ बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है कि देखिए यहाँ पे खाए जाने वाले कुछ खाद्य पदार्थों में से कहता है इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, रागी मुर्रे, पालिया, रस्म, ये सब जो है कि वहाँ पे क्या है, कर्नाटका में बहुत ही ज्यादा खाया जाता है और लोगों का पसंदीदा भोजन है। वहां पिए जाने वाले पदार्थ में से है छाछ, कॉफी, चाय, ये सब जो है कि कर्नाटक के लोग पीते हैं। अगला है मणिपुर। मणिपुर में उगाए जाने वाले फसल है चावल, बांस, सोयाबीन, ठीक है। मणिपुर में चावल का खेती बहुत ही ज्यादा होता है। मणिपुर के चावल को जीआई टैग भी मिला है, आपको आगे बताएंगे जीआई टैग क्या होता है, ठीक है। बांस बहुत ही ज्यादा उपजाया जाता है, सोयाबीन की भी खेती की जाती है। और वहां पे जो खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं इनमें से सबसे ज्यादा है चावल। देखिए चावल तो हर जगह खाया जाता है, चावल जो है कि कर्नाटक में भी खाया जाता है, ठीक है। तो चावल के बाद है इरम्बा। वहां देखिए चटनी को कहते हैं इरम्बा, जो हम लोग चटनी बनाते हैं अलग तरह की, वहां पे इरम्बा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंजू, उती देखिए पीली मटर और हरे प्याज की तरी होती है, यानी मटर और प्याज को अच्छे तरीके से भूंज के उसमें पानी मिला के लोग अच्छे से सब्जी बना लेते हैं, उसी को उती कहते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग खाना का अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। और वहां पे जो पेय पदार्थ होते हैं कहता है वो बिना दूध के चाय पीते हैं। जैसे कि हम लोग लेमन टी पीते हैं उनमें दूध की मात्रा नहीं होती है, तो उसी प्रकार वहाँ के लोग जो है कि बिना दूध की चाय पीते हैं, ठीक है। कहाँ के लोग, मणिपुर के लोग। तो देखिए आपकी किताब में तालिका 3.2 में 3 ही राज्य के बारे में बताया गया है। इस प्रकार आप अपने राज्य का भी कॉलम बना के लिख सकते हैं, जिससे बिहार में कौन कौन सा फसल ज्यादा उगाया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि बिहार में चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, ये सब का खेती बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। साथ ही जो बिहार में खाए जाने वाले फसलें हैं वो क्या है, चावल है, खाना में चावल है, रोटी है, लिट्टी चोखा है, ठीक है, ठेकुआ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है कि यहाँ पे, और पिए जाने वाले में से क्या होते हैं, दूध, चाय, कॉफी, छाछ, सभी चीज होते हैं, ठीक है। कुछ लोग कह देंगे कि दारू भी तो पीने वाला है, तो दारू एक्सेप्शनल है, बात है, दारू सभी पीते हैं या नहीं पीते हैं, जिनको जो अच्छा लगता है वो पीते हैं। कोई कहेगा सब कोल्ड ड्रिंक में है, पेय पदार्थ में, तो कोल्ड ड्रिंक भी सब पीते हैं, वो अपने शौक के लिए पीते हैं। तो हमको किताब में तालिका 3.2 में 3 ही राज्य के बारे में बताया गया, हम 3 ही राज्य के बारे में बताएं, आगे आप अपने से बना सकते हैं। अगला पॉइंट जो समझेंगे किताब में वो है खाना पकाने की प्रक्रियाओं का विकास। अब आपको पता है कि कह रहा है कि खाना पकाने की प्रक्रियाओं का विकास। अब आपको पता होगा कि जब धरती की रचना की गई थी, पृथ्वी की रचना, तो ऐसा माना जाता था कि आदि मानव का समय था। अब आदि मानव का समय था तो आग तो था नहीं, तो लोग कच्चा खाना ही खाते थे, कुछ घास पात ही खाते थे, कुछ कंदमूल खाते थे, कुछ जानवरों को मार के खाते थे, और जानवर को मार के खाते थे तो कच्चे मांस खाते थे। फिर आगे चल के आग का आविष्कार हुआ, लोग पका के खाना शुरू करने लगे। तो इस प्रकार जो है कि खाना बनाने का धीरे धीरे विकास हुआ। चूल्हा हुआ, आग हुआ, तो पहले ऐसे लोग भूंज देता था, उसमें जला देता था, फिर धीरे धीरे बर्तन वगैरह बनाने के लिए सीखा। उस प्रकार जो है कि खाना बनाने का विकास धीरे धीरे होते गया। तो हम समझेंगे किताब के अनुसार, तो किताब में क्या कहता है, देखिए खाना पकाने की विधियां समय के साथ बदलती चली गई है। आपको तुरंत बताएं कि खाना पकाने की विधियां समय के साथ बदलती चली गई है। अगला है कि हम भोजन को तैयार करने और खाने के तरीके में बदलाव को देख सकते हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे कैसे कैसे भोजन को पकाया जाता है। अब देखिए कुछ भून के पकाते हैं, कुछ तल के पकाते हैं, कुछ जो है कि उसको क्या करते हैं, आग में पका देते हैं, सीधा डायरेक्ट एकदम आग में पका देते हैं। तो इस प्रकार जो है कि अलग अलग भोजन को बनाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें से हम किताब के अनुसार देखते हैं, कहता है पारंपरिक और आधुनिक खाना पकाने की विधियां। अब देखिए परंपरा के अनुसार क्या चलता था और अभी नया टेक्नोलॉजी में क्या आ गया है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कि जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं कि किताब में जो है कि दिया भी गया है, जैसे कि आप लोग को दिखेगा यहाँ पे गैस चूल्हा वगैरह दिखाया गया है। यहाँ पे आग जला रहा है, यहाँ पे गैस चूल्हा है, यहाँ पे जो है सिलबट्टा है, लोरी पार्टी जिसको कहते हैं, यहाँ पे मिक्सचर है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आपको किताब में दिखाया गया है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे,
तो देखिए पारंपरिक विधियां क्या है जो पुराने समय में चलता था, और नई विधियां क्या है जो कि आधुनिक समय में चल रहा है। तो देखिए पहले जो खाना बनता था वो बनता था चूल्हा पे। चूल्हा कौन सी का होता था? चूल्हा होता था मिट्टी का, ठीक है। इस प्रकार गोल करके ऐसे करके मुंडी थी वो निकाल देते थे, इस प्रकार मिट्टी का होता था। तो पहले खाना बनता था चूल्हा पर, लेकिन अब जो खाना बनता है घर में आप देखे होंगे गैस पर बनता है, स्टोव पर बनता है। उसके बाद इंडक्शन चूल्हा होता है जो कि बिजली से चलता है, हीटर भी होता है बिजली से चलता है, ये सब पे खाना बनते हैं। तो खाना पकाने वाला जो था चूल्हा, उसको देखिए नए वैरायटी में गैस, स्टोव, इंडक्शन, हीटर का रूप दे दिया गया है। तो ये परिवर्तन है साइंस का, ठीक है। अगला है सिलबट्टा यानी लोढ़ी पाटी, जो कि बिहार में कहते हैं, ठीक है। ऐसे तो लोग सिलबट्टा कहते हैं। अब आप देखिए पहले मसाला जो पीसा जाता था, मम्मी लोग पीसती थी उस सिलबट्टे पे ऐसे ऐसे करके, मतलब एक प्लेन होता था और ये लोढ़ी होता था, इस प्रकार से मसाले को पीसते थे। लेकिन अब मसाला पीसने के लिए क्या है, एकदम बिजली वाला आया है, इलेक्ट्रिक क्या आया है, ग्राइंडर मिक्सर आया है। तुरंत उसमें मसाला डाले, घुमाए, उसका कान को मेठे और तुरंत मसाला बन के तैयार हो गया। तो देखिए इसमें भी परिवर्तन हो गया। पहले सिलबट्टा पे मसाला बनता था तो टेस्ट लगाता था, अब ग्राइंडर में बनता है, मिक्सर में बनता है, जिसको हम लोग मिक्सी कहते हैं, उसमें बनता है तो टेस्ट भी नहीं आता है। अब ईंधन के रूप में क्या था, पहले लकड़ी या कोयला या उपला, या तो पहले लकड़ी का इस्तेमाल करते थे या तो कोयला का करते थे, और उपला यानी गोईठा जिसको कहते हैं, यानी गोबर से बनाया गया होता है, ठीक है, तो उपला का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब इसके जगह क्या ले लिया, एलपीजी सिलेंडर, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, ठीक है। एलपीजी ले लिया, बिजली ले लिया, बिजली से ही इंडक्शन चलता है, हीटर चलता है, सौर ऊर्जा ले लिया, आजकल सौर कुकर आने लग गया। तो ये सब क्या क्या ईंधन का रूप ले लिया, ठीक है। यहाँ तक चले आ गया। अब हम समझते हैं भोजन के घटक। अब देखिए भोजन के क्या क्या घटक होते हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। टॉपिक का नाम है भोजन के घटक, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। यानी भोजन के घटक में कहता है कि स्वस्थ आहार लीजिएगा तभी आपका स्वस्थ जीवन होगा, ठीक है। स्वस्थ आहार लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम जानते हैं पोषक तत्व और उसका महत्व। देखिए पोषक तत्व क्या है भाई, पहले ये समझिए कि पोषक तत्व क्या होता है। पोषक तत्व वही होता है जो हमारे शरीर को पोषण करता है, पोषण प्रदान करता है। अब देखिए पोषक तत्व की बात कर रहे हैं, हम विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, उसमें क्या होता है, आपका विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, खनिज लवण होता है, यही सब पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हम जो है कि डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, डायरेक्ट प्रोटीन, डायरेक्ट कुछ भी नहीं लेते हैं, सब भोजन के माध्यम से लेते हैं, ठीक है ना। किसके माध्यम से लेते हैं, भोजन के माध्यम से लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे पहले पोषक तत्व और उसका महत्व, आखिर उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, हमारे भोजन में उसका महत्व क्या है। तो कहता है देखिए पोषक तत्व भोजन के ऐसे घटक हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी किसी भी काम को करने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप सही से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आपके शरीर में फुर्ती तभी होगा जब आपके शरीर में ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले कहता है ऊर्जा प्रदान करते हैं, फिर कहता है वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं ये हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। वृद्धि क्या होता है, किसी एक हिस्सा में जैसे कि बढ़ता है, जैसे कि हमारा लीवर बड़ा हो रहा है, किडनी बड़ा हो रहा है, दिल बड़ा हो रहा है, ठीक है, मसल्स बढ़ रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, मांस में वृद्धि हो रहा है। लेकिन जब पूरा शरीर बढ़ता है, छोटा था फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, यही आपका विकास है। तो ये भी पोषक तत्व के माध्यम से हमको मिलता है, ठीक है। कहता है वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। फिर कहता है शरीर की मरम्मत करने में मदद करता है। देखिए मरम्मत क्यों करेगा भाई, मरम्मत क्यों करता है, मरम्मत करने की आवश्यकता कब पड़ती है, जब आपका शरीर क्या होता है, टूट फूट जाता है। अब मान के चलिए कि टूट फूट गया या कहीं पे जो है कि आपका जो है कि कोशिकाएं मर गई, उत्तक मर गई, तो इसका मरम्मत भी करने में किसका योगदान होता है पोषक तत्व का योगदान। इसी से जो है कि हमारे शरीर का क्या होता है, मरम्मत होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा तो इसीलिए कहा कि शरीर की मरम्मत करने में मदद करते हैं। फिर कहता है शरीर को रोगों से बचाते हैं। अब देखिए पोषक तत्व भी होता है जो कि हमें विभिन्न प्रकार से रोगों की लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। तो यानी कि यही जो है पोषक तत्व हमको जो है कि रोगों से भी रक्षा करती है, ठीक है। अगला कहता है कि शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं को बनाए रखते हैं। अब देखिए शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को बनाए रखते हैं। अब जितने भी हमारे शरीर में प्रक्रियाएं हो रही है, हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, जो भी हो रहा है, इसमें पोषक तत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा मिल रहा है, फुर्ती हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है, यही सब पोषक तत्व के कारण है, ठीक है ना। आगे हम समझते हैं हमारा दूसरा टॉपिक है हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। अब देखिए हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले कौन सी है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है वसा, दूसरा क्या है, वसा, जिसको हम लोग फैट बोलते हैं, ठीक है, दूसरा है वसा।
तीसरा है प्रोटीन, क्या है प्रोटीन, क्या है प्रोटीन, ठीक है ना, और चौथा है विटामिन, क्या है विटामिन, चौथा क्या है हमारा विटामिन, ठीक है, और पांचवा है खनिज लवण, क्या है खनिज लवण, पांचवा क्या है खनिज लवण, और छठा है जल, छठा है जल। तो ये सब देखिए हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व में क्या थे, कार्बोहाइड्रेट थे, वसा थे, प्रोटीन थे, विटामिन है, खनिज लवण है और जल है। इसके अलावा भी रेशा के बारे में भी आगे जानेंगे, ठीक है, वो पोषक तत्व तो नहीं होते लेकिन रेशा भी हमारे शरीर में भोजन के रूप में बहुत ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए जो हमारे पोषक तत्व है इसको बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, किसके बारे में जानेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक नंबर जान रहे हैं, इसको कहते हैं ऊर्जा ईंधन। भाई ऊर्जा ईंधन क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लेने से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, ठीक है, जिससे हम काम को सुचारू रूप से कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको ऊर्जा ईंधन कहते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो देखिएगा कहता है यह हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। तो कहता है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, हमको ऊर्जा देती है, इसीलिए इसको ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा भोजन कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत, आखिर हमको किस किस पदार्थ को खाने से, किस किस भोजन को खाने से कार्बोहाइड्रेट प्रदान होगी, ठीक है, इसका मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए पहला है चावल, क्या है चावल, चावल खाते तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर है गेहूं, उसके बाद है आम, मक्का, शकरकंद, पपीता, गन्ना, शहद, केला, आम, बाजरा, अनानास इत्यादि, ये सब पदार्थ जो हम खाते हैं, ठीक है, यानी ये सब जो भोजन के रूप में हम खाते हैं या मीठे चीज भी जो हम खाते हैं वो सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब आगे पॉइंट बाय पॉइंट समझिए। कहता है ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए ग्लूकोज, अब आप लोग देखे होंगे कि गर्मी के दिन में आया था ग्लूकोन डी भी पीते हैं, उसमें भी ग्लूकोज की मात्रा होती है, और भी बहुत सारे फल फ्रूट खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज होती है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज जब लेते हैं ना तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो शरीर को सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है, लगता है कि नहीं अब हमको एनर्जी मिल गया है। तो याद रखिएगा ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, क्या करता है, जल्दी से ऊर्जा को प्रदान करता है। फिर कहता है चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी जो चीनी हम लोग घर में शुगर का इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने में, खीर बनाने में, जो चीनी होता है वो भी किसका प्रकार होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार होता है। इसलिए हम आपको बोले थे कि मीठे पदार्थ जो भी खाते हैं उससे हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है ना। चलिए चीनी भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। फिर कहता है कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। अब देखिए ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, देखिए हम जो है कि कार्बोहाइड्रेट लिए किसी ना किसी माध्यम से, मान के चलो कि गन्ना खाएं, गन्ना खाएं तो गन्ना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट मिला, शरीर को जितना जरूरत था कार्बोहाइड्रेट उतना ले लिया, बाकी कार्बोहाइड्रेट क्या है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाती है। जब शरीर को लगता है कि इसका कार्बोहाइड्रेट घट गया शरीर का, इसको और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है और आप कुछ नहीं खाते हैं, तो वही ग्लाइकोजन फिर से टूट के क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, जो कि हमको कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्रदान हो जाती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यानी कि ये जो है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। अगला है कि पेड़ पौधे में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या मंड के रूप में जमा होता है। पेड़ पौधा में भी कार्बोहाइड्रेट जमा होता है और ये होता है स्टार्च या मंड के रूप में। पेड़ पौधा में जो कार्बोहाइड्रेट जमा होता है किसके रूप में होता है, स्टार्च या मंड के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ तक हम कार्बोहाइड्रेट को समझ गए। अब आगे समझिएगा, आगे कहता है कि कार्बोहाइड्रेट परीक्षण या स्टार्च परीक्षण। अब कहता है कार्बोहाइड्रेट को जांचना है, हम देखेंगे कि हमारे भोजन में किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, इस प्रकार का हम प्रयोग करेंगे। तो प्रयोगशाला में करेंगे या आप घर में भी कर सकते हैं, साधारण प्रयोग है, ठीक है। तो कहता है कि यदि किसी खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की कुछ बूंदे डालने से उसका रंग नीला काला हो जाए तो उसमें स्टार्च या मंड मौजूद होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई भी खाद्य पदार्थ लेना है, आपको करना क्या है कि गेहूं बनना है, आप एक रोटी का टुकड़ा लीजिएगा, उसमें क्या कीजिएगा, थोड़ा सा नमक लीजिएगा, नमक को पानी में घोल लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा ही नमक को थोड़ा सा पानी में घोल देना, और घोल देने के बाद उसमें क्या करना है, रोटी को डाल देना है। और उसके बाद देखिएगा अगर रोटी में हल्का सा क्या आ गया, नीला काला दिखने लग गया रोटी में, यानी इसका कलर नीला काला हो गया, तो समझ जाना है कि रोटी में हमारा क्या है, हमारा जो है स्टार्च या मंड है। तो इस प्रकार हमने जो है कि कार्बोहाइड्रेट को जान लिया। चलिए अब हम जानते हैं वसा के बारे में। देखिए लिखा हुआ है वसा, ठीक है ना।
अब वसा के इंग्लिश होता है फैट और यहाँ पे लिखा हुआ ऊर्जा भंडार। देखिए वसा को भी ऊर्जा भंडार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे समझते हैं। पहले देखिए वसा क्या है। तो कहता है कि वसा शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला एक प्रमुख पोषक तत्व है। कहता है वसा जो है कि शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। ठीक है ना। फिर कहता है कि वसा शरीर का तापमान बनाए रखती है, अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है और त्वचा को स्वस्थ रखती है। देखिए कहता है शरीर का तापमान बनाए रखती है, शरीर का तापमान बनाए रखती है और अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि अंगों को बाहरी चीजों से सुरक्षा प्रदान करती है और त्वचा को स्वस्थ रखती है, यानी त्वचा को हमेशा क्या रखती है? स्वस्थ रखती है। देखिए वसा जो है कि एक प्रकार का तेलीय पदार्थ होता है जो कि हम लोगों की स्किन में होता है। ठीक है। बहुत लोगों को देखिएगा कि यहाँ पे जमा हो जाता है, यानी कि पेट उठ के पास देखिए बहुत जो है कि पेट के पास वसा जमा हो जाता है, वही वसा के बारे में है। अब यहाँ पे जानिएगा कि वसा के स्रोत, वसा के कौन कौन से स्रोत है। तो देखिए वसा हमको दो स्रोत से मिलता है। वैसे भी हमको भोजन तो दो ही स्रोत से मिलता है, एक मिलता है पादप स्रोत से और दूसरा मिलता है हमको जंतु स्रोत से। ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे पहले है पादप स्रोत। कौन सा स्रोत है? पादप स्रोत है। अब पादप स्रोत में कहता है नारियल, मूंगफली, तिल, सरसों, सोयाबीन, काजू, अखरोट इत्यादि। कहता है ये सब में क्या होता है? वसा होता है। ठीक है। उसके बाद जंतु स्रोत में देखिए, जंतु स्रोत में कहता है घी, मक्खन, दूध, पनीर, मांस, मछली, अंडा इत्यादि। यानी ये सारे खाद्य पदार्थों में वसा पाया जाता है, यानी इसमें तेल की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि नारियल खाते हैं तो मुंह में जब खाते हैं तो तेल जैसा हो जाता है। मूंगफली भी खाते हैं तो उसको भी खाने के बाद हल्का सा जो है कि ये क्या होता है? चिपचिपा टाइप का मुंह में हो जाता है। ठीक है। ये सब वसा का प्रतीक है। उसके बाद कहता है कि जंतु में घी खाइए, घी देखिए एकदम से चिपचिपा होता है। मक्खन खाइए, चिपचिपा होता है। दूध में भी वसा होता है, पनीर भी चिपचिपा होता है, मांस में भी वसा पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है, अंडा में भी पाया जाता है। ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग वसा का परीक्षण। अब देखिए बात वही है कि कैसे पता चलेगा कि किसी भी खाद्य पदार्थ में वसा है या नहीं है। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है। क्या करना है बात को समझिए। देखिए कहता है कि थोड़ा सा भोजन या खाद्य पदार्थ लें, उसे एक कागज में लपेट कर कूटें, यानी एक कागज में लपेटना फिर कूटना। यदि कागज में तेल जैसा धब्बा दिखे, कैसा दिखे? तेल जैसा धब्बा दिखे तो समझ जाए कि खाद्य पदार्थ में क्या है? वसा है। यानी सिंपल सा तरीका है। थोड़ा सा सरसों लीजिए, या आपके घर में मूंगफली है तो मूंगफली लीजिए, या आपके घर में तिल है तो तिल लीजिए, काजू है तो काजू लीजिए, उसको एक कागज में लीजिए, मोड़ लीजिए और उसको जो है कि थोड़ा सा कूटिए। जब वो देखिएगा पूरी तरीके से कूट देंगे तो उसको बाद काजू को हटाइए और देखिएगा कागज को ऐसे करके देखिएगा तो कागज में हल्का हल्का तेल जैसा धब्बा दिखेगा। जब तेल जैसा धब्बा दिख जाएगा तो समझ में आना है, क्या समझ में आएगा? कि उस खाद्य पदार्थ में वसा है। ठीक है। तो यानी कि वसा का परीक्षण बड़ा ही आसान है। अब समझते हैं 3 नोट पॉइंट। कहता है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। कहता है कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है ना, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये विभिन्न गतिविधियां करने के लिए हमें क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन कहा जाता है, यानी एनर्जी देने वाला भोजन कहा जाता है। क्योंकि देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा पोषक तत्वों में से हमें ऊर्जा प्रदान करने वाला जो है कि क्या है? खाद्य पदार्थ है। तो उसमें से आपको बताना है कौन कौन सा, एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा कौन सा है? वसा है। ये दोनों हमको क्या है? ये दोनों ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन है। ठीक है। अगला पॉइंट को समझते हैं 2 नंबर। कहता है कि समान मात्रा में यानी बराबर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा हमें दुगनी ऊर्जा प्रदान करती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि समान मात्रा, मान के चलिए कि 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिए और 100 ग्राम वसा लिए, कहेगा कि दोनों को खिलाया जाएगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी यानी ताकत किस में होगा? ऊर्जा किससे मिलेगी? तो वो जो है कि देखिए समान मात्रा जब लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी मिलती है, यानी 2 गुना एनर्जी मिलती है। किसमें? वसा में। किसमें मिलती है? वसा में। तो हमें 2 गुना ऊर्जा मिलती है, ये भी याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट को समझिएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि शरीर में अधिक चर्बी या मोटापा, अभी पहले ही समझाए थे कि शरीर में अधिक चर्बी या मोटापा होने का मुख्य कारण है शरीर में वसा का अधिक जमा होना। जब शरीर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में वसा जमा हो जाएगा, ठीक है ना,
तो ये जो है कि हमारे शरीर में चर्बी बना लेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि लटक जाते हैं पेट के पास या कहीं पे भी देखिएगा, यानी बहुत ही ज्यादा थुल बॉडी हो जाएगा। ठीक है, मोटे आदमी में क्या होता है, चर्बी ज्यादा होती है, यानी वसा ज्यादा होता है, उसके शरीर में तेल ज्यादा जमा होता है। और यही चर्बी जो है ना, यही चर्बी शरीर के तापमान को बनाए रखती है, यही चर्बी शरीर के तापमान को बनाए रखती है। और ये चर्बी देखिएगा एकदम तेल जैसा होता है, झिल्ली जैसा जमा होता है शरीर में, तो जहां तहां पे चोट लगने से भी इसको है क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये था वसा के बारे में क्लास 6 के कोडिंग। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं इसके आगे किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन के बारे में। ठीक है ना, हम समझ लिए हैं वसा के बारे में। तो देखिए है प्रोटीन, प्रोटीन के बगल में लिखा हुआ है शरीर बनाने वाले पोषक तत्व, क्योंकि आपका जो मसल्स बनता है सबसे ज्यादा प्रोटीन से बनता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है शरीर बनाने वाला पोषक तत्व, किसको, प्रोटीन को। ठीक है, तो देखिए कहता है कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि, ऊतक की मरम्मत और मांसपेशियों के विकास में सहायक होते हैं। पहले तो कहता है कि शरीर की वृद्धि में प्रोटीन जरूरी है, ऊतक का मरम्मत करता है कौन, प्रोटीन, मांसपेशियों के विकास में कौन सहायक है, वो है प्रोटीन। इसीलिए प्रोटीन को बोला जाता है शरीर बनाने वाले पोषक तत्व। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जो लोग जिम करते हैं उनका काफी ज्यादा मसल्स होता है। ठीक है, तो वो मसल्स बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। ऐसा क्यों लेते हैं प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन को शरीर बनाने वाला पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए अब हम समझते हैं कि प्रोटीन के स्रोत। अब प्रोटीन कौन कौन से स्रोत से मिलते हैं, इसके भी दो स्रोत, पहला पादप स्रोत और दूसरा जंतु स्रोत। ठीक है, पादप स्रोत में देखिए दालें, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, अनाज, मशरूम, डॉट 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 इस प्रकार से चल रहा है, यानी जितने भी दाल होते हैं सभी में प्रोटीन है। मूंगफली, सोयाबीन खाइएगा, सोयाबीन उसमें भी जो है कि प्रोटीन है, मूंगफली में भी प्रोटीन है, मटर के दाने खाइएगा उसमें भी प्रोटीन है, अनाज जितने भी खा लीजिए सभी में क्या है, प्रोटीन है। उसके बाद मशरूम, मशरूम में भी प्रोटीन है। अब आप लोग देखिएगा कि जब व्यक्ति बीमार होते हैं तो उन्हें कहते हैं प्रोटीन खाने के लिए, तो कहता है प्रोटीन कहां से लाएंगे डॉक्टर साहब, तो कहता है कि प्रोटीन कहीं नहीं लाना है, आपके घर में जो दाल बनते हैं उसी दाल को 1 गिलास डेली पी लीजिए, वही आपके लिए क्या काम करेंगे, प्रोटीन का करेंगे। लेकिन इस समय देखिएगा दाल से भी सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है मशरूम में। आप लोग मशरूम देखे होंगे, हम लोग छत्ता भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो सरे गले घास फूस होते हैं उस पे उग जाते हैं, या फिर इसकी खेती भी की जाती है मशरूम को। तो मशरूम में जो है कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा मशरूम में प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन हमारे घर में जो दाल होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। दूसरा है जंतु स्रोत। जंतु स्रोत में सबसे पहले देखिए दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस। तो दूध, अच्छा पहले आपको ये भी कंफ्यूजन हो रहा हो कि इसको दूध में बार बार क्यों लिख रहे हैं जंतु स्रोत, क्योंकि दूध हमेशा कहां से प्राप्त होती है, जानवरों से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको जो है कि जंतु स्रोत में रखा जाता है। दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ खाइएगा, जैसे दूध, पनीर, ठीक है, ये सब में भी प्रोटीन होता है। अंडा में भी प्रोटीन होता है, जो उजला वाला भाग होता है, देखते हैं जिम करने वाला पीला वाला भाग को हटा देता है और उजला वाले भाग को खाता है। उसके बाद मछली में भी प्रोटीन होता है और मांस में भी प्रोटीन होता है। तो यहाँ तक हम प्रोटीन को समझे, प्रोटीन के स्रोत। अब आगे समझिएगा, अब कहता है कि प्रोटीन के परीक्षण। अब हम जांच करेंगे किसी भी खाने में प्रोटीन कैसे पाया जाएगा, कैसे पहचानेंगे उस खाना में प्रोटीन है या नहीं है। ठीक है, तो कहता है देखिए एक केमिकल है जिसका नाम है कॉपर सल्फेट CuSO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है ना, यानी ये दोनों का क्या करना है, घोल लेना है। ये दोनों का जो है कि थोड़ा थोड़ा घोल लेना है, ये समान मात्रा में लेना है। क्या लेना है, उसको आगे परीक्षण जब करेंगे तब जानेंगे, केवल आप यहाँ पे सीख जाइए कि कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में प्रोटीन के नमूने मिलाएं। यदि नमूने का रंग बैंगनी हो गया, नमूने का रंग कैसा हो गया, बैंगनी हो गया, तो उसमें प्रोटीन है, तो उसमें प्रोटीन है। याद रखिएगा कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेना है, उसी के घोल में या उसी के विलयन में प्रोटीन के नमूने को डालना है। ठीक है ना, जैसे नमूने में आप मशरूम डाल सकते हैं, दाल डाल सकते हैं। तो देखिएगा अगर वो नमूने बैंगनी कलर का हो गया तो उसमें क्या है, प्रोटीन है। ठीक है ना, चलिए अब एक नोट पॉइंट समझते हैं। देखिए कहता है प्रोटीन युक्त भोजन शरीर की वृद्धि और मरम्मत करने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें शरीर वर्धक यानी बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। देखिए फिर से वही बात है कि प्रोटीन युक्त भोजन शरीर की वृद्धि और मरम्मत करने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें शरीर वर्धक यानी बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। इसलिए जिम वाले लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस जिज्ञासा बुक में हमको प्रोटीन इतना ही समझना। ठीक है, अब आगे आइए हम समझते हैं चौथा पोषक तत्व में विटामिन। क्या समझते हैं, विटामिन।
ठीक है, तो समझिएगा विटामिन जो होता है रोगों से लड़ने वाला पोषक तत्व होता है, ठीक है ना। तो विटामिन के बारे में जानिए। कहता है कि विटामिन हमारे शरीर को रोगों से बचाने में सहायता प्रदान करते हैं, यानी विटामिन हमको रोगों से बचाते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि विटामिन हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यक होती है, यानी विटामिन की उतना ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बार बार विटामिन ले रहे हैं, ठीक है। विटामिन की गोलियां ले रहे हैं, गोलियां भी मार्केट में मिलती है, तो ऐसा नहीं है। विटामिन हमको जो है कि कम मात्रा में आवश्यक होती है, उतनी ही मात्रा में आवश्यक होती है जितना हमको जरूरत होती है, ठीक है ना। तब देखिए विटामिन कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे जो है कि हम जिज्ञासा बुक में 4 विटामिन की बात किया गया है, 4 विटामिन की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए लिखा गया है विटामिन, फिर लिखा गया इसका कार्य क्या है, फिर लिखा गया ये कहां से आते हैं, इसका स्रोत क्या है, फिर लिखा गया कि इसका जो है कि कौन सा रोग होता है इसकी कमी से, या कौन सा विकार होता है, फिर इसका लक्षण लिखा गया, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले लिखा गया विटामिन ए, क्या लिखा गया है, विटामिन ए, ठीक है। तो कहता विटामिन ए का कार्य क्या है, आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए जो है कि आंख को और त्वचा को क्या रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, ठीक है ना। कहता है विटामिन ए कहां से मिलेगा, क्या खाएंगे कि विटामिन ए मिलेगा, तो कहता है गाजर खाइए, पपीता खाइए, दूध खाइए, आम, मछली का तेल, ये सब खाइएगा, ये सब में क्या मिलेगा आपको, विटामिन ए मिलेगा, ठीक है ना। फिर कहता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो रोग होने वाला है रतौंधी। कौन सा रोग, रतौंधी, नाम है रतौंधी, रात में नहीं दिखना। तो ये देखिए रतौंधी का लक्षण क्या है, कहता है अंधेरे में कम दिखाई देना या दिखाई नहीं देना, ठीक है। या तो कम दिखाई देगा या तो दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये विटामिन ए का लक्षण है, ठीक है, उसका कमी यानी रतौंधी का लक्षण है होने का। अगला है विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1, यहाँ पे बी नहीं लिख के B1 लिखा गया, क्यों लिखा गया ये आगे बताएंगे। तो कहता है विटामिन B1, कहता है ये जो है कि हृदय को स्वस्थ रखता है, जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, इसको हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है, ठीक है ना। और कहता है विभिन्न कार्य में मदद करते हैं, यानी हम जो भी बहुत सारे कार्य करते हैं उसमें भी विटामिन बी क्या करते हैं, B1 मदद करते हैं, ठीक है। कहता है ये इसका स्रोत क्या, कहां से मिलेगा, फलियां, मेवे, अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थ। अब देखिए फलियां, जैसे मटर की फलियां होती हैं, गेहूं की फलियां होती है, जो भी फलियां खाइएगा उसमें आपको विटामिन B1 मिलेगा। मेवे, मेवे कहने वाला जो आप काजू, किशमिश, छुहारा खाते हैं उसमें भी विटामिन B1 मिलेगा। अनाज जो भी खाइएगा सब में आपको क्या मिलेगा, विटामिन B1, ठीक है। दूध से बने पदार्थ खाइए तो भी विटामिन B1 मिलेगा। उसके बाद कहता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है बेरी बेरी। क्या होता है, बेरी बेरी। अब देखिए बेरी बेरी रोग का लक्षण क्या है, तो कहता है कि सूजन, हाथों व पैरों में जलन, झंझनाहट, यानी कि देखिए जब आपको हाथ पैर में जलन हो रहा है, सूजन आ गया, झंझनाहट कर रहा है, ये किसका संकेत है, बेरी बेरी का। और बेरी बेरी में क्या होता है ना कि सांस में थोड़ा थोड़ा फूलता है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होता है, ये भी बेरी बेरी का क्या है, लक्षण है, ठीक है। अगला हम जानेंगे तीसरा विटामिन कौन सा है, विटामिन सी। कौन सा है, विटामिन सी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, समझिए। कहता है कि शरीर को रोगों से बचाता है। ये जो विटामिन सी है ना, ये रोगों से बचाता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है। जैसे कि देखिए कहता है इसका स्रोत क्या क्या, कहता है आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल जैसे संतरा, नारंगी, नींबू, मौसम्बी खाइएगा, ये सब में आपको क्या मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, ठीक है। कहता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। अब देखिए स्कर्वी रोग का लक्षण क्या है, कहता है कि मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में समय लगना, यानी जिसका मसूड़ा से खून निकलता है, गंध देता है या जल्दी से घाव नहीं भरता है, तो उस व्यक्ति को कौन सा रोग हो रखा है, स्कर्वी रोग हो रखा है। उसको कौन सा विटामिन की कमी है, तो विटामिन सी की कमी है, ठीक है। अगला है विटामिन डी। अगला कौन सा है, विटामिन डी। देखिए विटामिन डी का कार्य क्या है, कहता है कि हड्डियों और दांतों को मजबूत करना, कैल्शियम प्रदान करना। कहता है विटामिन डी जो है कि हड्डी को मजबूत करता है, ठीक है, और दांतों को मजबूत बनाता है, और साथ ही जो है कि हड्डी और दांत मजबूत किससे होगा, कैल्शियम से। तो वही कैल्शियम किससे मिलता है, मिलता है विटामिन डी से। किससे मिलता है, विटामिन डी से। अब कहता है विटामिन डी का स्रोत क्या है, देखिए विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूरज का प्रकाश। क्या है, सूरज का प्रकाश, सनलाइट, यानी सूरज के प्रकाश में आपको सबसे अच्छा विटामिन डी मिलेगा। उसके बाद दूध में विटामिन मिलेगा, मक्खन में मिलेगा विटामिन डी, मछली में भी और अंडे में भी। अब देख रहे हैं ना दूध सब में आ रहा है, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि दूध ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सभी प्रकार के विटामिन मौजूद है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर कहता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। अब देखिए रिकेट्स क्या है, तो देखिए ये कहता है कि हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी रिकेट्स का पहचान है कि आपका हड्डी मुलायम हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। तो यहाँ से हमने कुल
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, यानी 4 प्रकार के विटामिन के बारे में पढ़े। इसके अलावा भी होते हैं विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन जो है कि एच, इस प्रकार से बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, लेकिन हमको इस बुक में 4 ही विटामिन के बारे में जानना है। चलिए अब हम समझते हैं विटामिन से संबंधित अन्य जानकारियां। ठीक है, जैसे कि आप समझिएगा, लिखा गया है वसा में घुलनशील विटामिन। कौन कौन से? वसा में घुलने वाले, जो अभी पीछे पढ़ाए थे फैट के बारे में, तो वसा में घुलने वाले विटामिन ए, डी, ई और के हैं। ए, डी, ई और के, ये सब किसमें घुलते हैं? वसा में घुलते हैं। उसके बाद लिखे कि ये शरीर में जमा होते हैं। ये शरीर में क्या होते हैं? जमा होते हैं। ठीक है, उसके बाद समझिएगा दूसरा पॉइंट लिखता है कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, यानी कि जल में घुलने वाला कौन है? बी और सी है। उसके बाद कहता है कि ये शरीर में जमा नहीं होते हैं, इसे रोजाना सेवन करना आवश्यक है। दोनों बात को समझिएगा। सबसे पहले समझिए, बी और सी जल में घुलते हैं, बाकी सभी वसा में घुलते हैं। बी सी जल में घुलनशील है, बाकी ए, डी, ई, के ये सब किसमें घुलनशील है? वसा में। तो याद रखिएगा, बी सी जल में घुलते हैं, बाकी सब वसा में बसते हैं। बी सी जल में घुलते हैं और बाकी सब वसा में बसते हैं, समझिएगा। उसके बाद बोला कि ए, डी, ई और के को ये शरीर में जमा होते हैं। कैसे जमा होते हैं समझिएगा। शरीर में चर्बी जमा होती है, वसा जमा होती है, इसमें क्या करते हैं कि ए, डी, ई और के विटामिन जो है कि वसा में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, इसलिए वो शरीर में जमा होते हैं। लेकिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। कहाँ घुलनशील है? जल में घुलनशील है। इसीलिए देखिए ये डेली जल लेते हैं, ठीक है, ये घुल जाता है, उसके बाद जो है कि ये किसी ना किसी तरीके से निकल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसी लिए कहता है कि ये शरीर में जमा नहीं होते हैं, इसे रोजाना सेवन करना आवश्यक है। किसे? बी और सी को। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे समझिएगा। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स? आपको पिछले भी बताए थे कि B1 के बारे में बताए थे, बोले इसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं। तो देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं, जिससे B1, B2, B6, B12 और भी होते हैं। ठीक है, ये सारे विटामिन मिलके ही क्या बनते हैं? बी कॉम्प्लेक्स बनते हैं। यानी विटामिन बी के बहुत सारे रूप होते हैं, इसीलिए उनको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक विटामिन समझ लिया। अगला जो हमारा पोषक तत्व है वो है 5वां खनिज लवण, जिसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे खनिज लवण के बारे में। खनिज लवण जो होता है शरीर नियंत्रक होता है। जैसे कि विटामिन था यानी कि रोगों से रक्षा करने वाला, रोगात्मक जो है कि विटामिन था, ठीक है, पोषक तत्व था। यहाँ पे क्या है? शरीर नियंत्रक, ये हमारे शरीर को नियंत्रण में रखता है। ठीक है, कौन? खनिज लवण। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि खनिज लवण वे तत्व हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलने में मदद करते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। इसीलिए इसको जो है कि शरीर नियंत्रक कहा जा रहा है, क्योंकि ये हमको जो है क्या करते हैं, यानी कि विभिन्न प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं और जो है कि बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे कुछ खनिज के नाम दिए हुए हैं, कार्य दिया गया, स्रोत दिया गया है, रोग दिया गया है, लक्षण दिया गया, जिसमें से सबसे पहला है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। अभी तुरंत आपको बताया था कैल्शियम के बारे में विटामिन डी में। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम का क्या काम है। तो कहता है कि हमारे हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, यानी कैल्शियम का काम है हमारे हड्डी और दांतों को स्वस्थ रखना, मजबूत बनाए रखना। ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि हमको कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? दूध से मिलेगा, दही से, पनीर से, चूना से, अंडा से और भी बहुत सारी चीजें, ये सब से हमको क्या मिलते हैं? कैल्शियम मिलते हैं। दूध, दही, पनीर, अंडा, चूना जब खाइएगा ये सारी चीजें, तो इसी से आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम। और यही कैल्शियम हमारे शरीर को क्या करते हैं? हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, मजबूती देते हैं। ठीक है, दांतों को मजबूत बनाते हैं। उसके बाद कहता है कि देखिए कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग, जब कैल्शियम कमी हो जाएगा तो इससे कौन सा रोग होगा? कहता है हड्डियों का रोग होगा या फिर दंत क्षय होगा, क्योंकि दांतों की रक्षा कर रहा है तो दांत झड़ना शुरू हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। दांत में जो है कि छेद होना शुरू हो जाएगा, दांत सड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी यही सब है कैल्शियम के कारण। कहता है हड्डियों वाला रोग हो सकता है और दंत क्षय हो सकता है। ठीक है, हड्डियों वाला रोग बहुत सारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा साइट्रिका होता है। ठीक है, रिकेट्स भी आ जाता है कुछ कुछ मामले में। ठीक है, उसके बाद हड्डियों वाला रोग। कहता है इसका लक्षण क्या है? जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, दांतों में दर्द होना, ये सब किसका लक्षण है? कैल्शियम का लक्षण है। ठीक है, दूसरा है आयोडीन। दूसरा क्या है? आयोडीन। दूसरा क्या है? आयोडीन।
तो कहता है आयोडीन का जो है कि कार्य क्या है, तो कहता है शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायता प्रदान करना। यानी आप जो फिजिकल वर्क करते हैं, आप जो मेंटली सोचते हैं, ये सभी चीजों में हमको कौन सहायता प्रदान करता है, आयोडीन। ठीक है ना, आयोडीन याद रखिएगा। तो आयोडीन कहता है इसका स्रोत क्या है, कहता है आयोडीन युक्त नमक लीजिए। देखिए नमक तो बहुत प्रकार के होते हैं, आप लोग हमेशा टीवी में प्रचार देखते होंगे, कहता है कि आयोडीन वाला नमक खाइए, आयोडीन युक्त नमक खाइए। क्यों खाइए उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो कहता है कि आयोडीन लेने के लिए हमको आयोडीन युक्त नमक खाइए। समुद्री शैवाल, शैवाल बहुत प्रकार के होते हैं, जो समुद्र में शैवाल होते हैं उसको खाइए, उससे भी क्या मिलेगा आपको, आयोडीन मिलेगा। उसके बाद कहता है कि अदरक खाइए, इसमें भी आयोडीन मिलेगा। पानी वाला फल जो सिंघाड़ा होता है इसमें भी आपको आयोडीन मिलेगा। ठीक है ना, ये सब समुद्री चीज जो होते हैं उसमें भी आयोडीन की मात्रा होती है। ठीक है, उसके बाद कहता है क्या कि देखिए आयोडीन से के कमी से होने वाला जो रोग है ये है घेंगा। इसी घेंगा को बोलते हैं ग्वाइटर रोग। ठीक है, ग्वाइटर रोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो यानी कि घेंगा, ठीक है, यानी कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग क्या होता है समझिएगा, यानी आप लोग देखिएगा पहाड़ी वाले क्षेत्र में और जो है कि उत्तर भारत जैसे हम लोग के क्षेत्र में राजस्थान हो गया, हमारा गुजरात हो गया, अरे राजस्थान, बिहार, ठीक है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इस सब में देखिएगा तो यहाँ के जो लोगों को होता है एक रोग हो जाता है घेंगा, जिसमें देखिएगा ये जो गर्दन होता है ना, ये गला जो होता है ये पूरी तरीके से सूजन होता है, यानी फूल जाते हैं, इसी को घेंगा रोग कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, घेंगा रोग कहते हैं। ठीक है, यही ग्वाइटर रोग हो जाता है। ठीक है, और दूसरा इसमें मानसिक रोग भी होता है, यानी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, तो मानसिक रोगी भी हो जाते हैं आयोडीन की कमी से। अब कहता है इसका मुख्य कारण क्या है, कहता है कि गला का फूल जाना, ये आयोडीन की कमी के कारण है। और मानसिक रोग का कहने मतलब क्या है कि दौरा पड़ना, ठीक है, बेचैनी होना, ये भी लिख सकते हैं, दौरा पड़ना, बेचैनी, ये सब मानसिक रोग के क्या है, लक्षण ये भी होते हैं। चलिए अगला हम समझते हैं आयरन, यानी कि लोहा के बारे में। अगला कौन सा है, आयरन। ठीक है, कहता है कि रक्त का महत्वपूर्ण घटक, यानी हमारे ब्लड जो खून होते हैं, खून का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है कौन, आयरन। ठीक है, कहता है आयरन किस किस चीज को खाने से मिलेगा, पालक खाइए, पालक साग जो होता है उसको खाइए, पालक खाइए, सेव, गुड़, अनार, चुकंदर, ये सब चीजों को खाइए तो आपके शरीर में क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। ठीक है ना, आप लोगों को आयरन मिलेगा। तो कहता है कि इससे होने वाला रोग कौन सा है, कहता है एनीमिया या रक्तल्पता। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसके माध्यम से, यानी कि जब आयरन की कमी होगा तो खून की कमी होगा। ठीक है ना, यानी जिसको एनीमिया कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसको हिंदी में रक्तल्पता कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका मुख्य लक्षण क्या है, कमजोरी होना, खून की कमी होना आयरन के कारण। तो इसमें तीन ही खनिज पदार्थों के बारे में बताया गया, यानी कि तीन ही खनिज लवणों के बारे में बताया गया। हम तीनों को बारी बारी से समझनी है। एक नोट पॉइंट है, कहता है कि विटामिन और खनिज को सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये हमें रोगों से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। तो देखिए आपको बता रखे हैं एनर्जी देने वाला पोषक तत्व। तो एनर्जी देने वाला पोषक तत्व दो गो था, एक था कार्बोहाइड्रेट पहला और दूसरा था वसा, जो कि हमको ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद बॉडी बनाने वाले थे, बॉडी बिल्डिंग वाले थे, ठीक है, मसल्स बनाने वाले थे। ठीक है, तो वो थे प्रोटीन 3 नंबर। 4 नंबर में आपको बताया है हम विटामिन, और 5 नंबर में बताया है खनिज लवण। तो इसी में बताया कि विटामिन और खनिज लवण को सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये हमें रोगों से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला इसमें वो आता है पोषक तत्व में आपका कौन सा आता है, जल आता है। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं तक रखेंगे, जब नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम जो है कि जल के बारे में जानेंगे, उसके आगे की कहानी को जानेंगे कि जिज्ञासा बुक में क्लास 6 में क्या क्या चीज हमको पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है, ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है, स्कूल से भी वीडियो नहीं बन रहा है क्योंकि जनगणना कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसी कारण हम जो है कि अपने घर से इसको रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि इसके बाद जैसे जनगणना कार्य खत्म होगी फिर गर्मी की छुट्टी हो जाएगी, तो आपको लंबे समय तक जो है कि इंतजार नहीं करना पड़े, आपका पढ़ाई लगातार जारी रहे। इसी कारण हम जो है कि घर से इसको रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। धन्यवाद।